knowledge का monster. What problems को crush करो, success को rush करो, demolisher. Exam की pressure में न करो surrender, demolisher has. हेलो एवरीवन, आपको पता ही होगा कि हम सिविल अपराइजिंग्स बिफोर रिवोल्ट 1857 को डिस्कस कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि गदर 1857 से पहले भारत के डिफरेंट लोकेशंस पे कैसे ब्रिटिश के खिलाफ रेजिस्टेंस जो है स्टार्ट हुई थी। तो कल के लेक्चर में हमने कुछ अपराइजिंग्स को डिस्कस किया था, तो आज उसी की कंटिन्यूएशन करते हुए हम उसका पार्ट 2 देखेंगे और आज हम कुछ और अपराइजिंग्स के बारे में देखेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश की पॉलिसीज और ब्रिटिश का जो एक्सप्लॉइटेटिव रूल था, जो जुल्म से बहुत बड़ा पड़ा था, उसकी वजह से कैसे हमें इंडिया के बहुत सारे रीजन्स से रेजिस्टेंस देखनी पड़ी। कैसे जो लोग थे जो डिफरेंट कम्युनिटीज से ताल्लुक रखते थे, डिफरेंट रिलीजन्स से, डिफरेंट तबकों से ताल्लुक रखते थे, उनके ऊपर जब अंग्रेजों का जो राज मुसल्लत हुआ तो उन्होंने कैसे उसके खिलाफ बगावतें स्टार्ट की। क्योंकि जो ब्रिटिश का रूल था वो अनफेयर था, कॉलोनियल था, तो वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे लोगों पे रूल कर रहे थे, उनको लूटते थे, यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते थे इन ऑर्डर टू फीड देयर मॉन्स्टर, द मॉन्स्टर ऑफ द इंपीरियलिज्म। तो अब आज जो है हम कुछ और अपराइजिंग्स के बारे में जानेंगे और पहले जिसकी हम बात करने जा रहे हैं दैट इज द अपराइजिंग इन गंजम एंड गुमसुर डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, तो ये जो लोकेशंस है ये उड़ीसा में लोकेटेड थे। तो यहाँ पे हमें एक बात समझना जरूरी है कि ब्रिटिश का जो रूल था वो सिर्फ मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर पे नहीं टिका था, बल्कि एक इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन का पूरा सिस्टम बना दिया गया था। इंडियन जमींदार्स और ट्राइबल लीडर्स जो पहले इंडिपेंडेंट या सेमी इंडिपेंडेंट थे, उनके ऊपर ब्रिटिश ने नया टैक्सेशन सिस्टम इम्पोज कर दिया था। और जब कोई जमींदार या ट्राइबल लीडर इन टैक्सेस को भरने में फेल हो जाता था तो उनके जो राइट्स थे, उनका जो जमींदारी राइट होता था या तो वो उनसे छीना जाता था या उनका जो लैंड है वो कॉन्फिस्केट कर दिया जाता था। गंजम और गुमसुर के अपराइजिंग्स भी इसी जमींदारी सिस्टम और ब्रिटिश के ऑपरेसिव पॉलिसीज का नतीजा थे। तो अगर देखें तो ये अपराइजिंग्स एक तरह से फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस का भी एक जो है, अगर हम देखेंगे प्रिल्यूड थे। तो क्योंकि यहाँ भी जो लोकल जमींदार और ट्राइबल लीडर्स थे उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ जो है आर्मड रेजिस्टेंस दिखाई थी। तो हम इस अपराइजिंग को दो फेजेस में देखेंगे। पहला जो हम फर्स्ट फेज देखेंगे वो 1800 का रिवोल्ट था। सो हु स्टार्टेड इट? सित्री करा बंज जो था वो एक जमींदार था। कहाँ का जमींदार था? गुमसुर का जमींदार था। उसने 1797 में ब्रिटिश का टैक्स सिस्टम जो है वो रिजेक्ट कर दिया और ओपनली उसने रिवोल्ट कर दिया। क्यों रिवोल्ट किया? क्योंकि जो ब्रिटिश का जो टैक्सेशन सिस्टम था ये बहुत ज्यादा ऑप्रेसिव था। उसको सपोर्ट करने के लिए दो राजा आए जो लोकल राजा थे। एक का नाम था जगन्नाथ देव और एक का नाम था जिलानी देव। उन्होंने भी जो है सित्री करा जो बंज था उसका साथ दिया और ये ब्रिटिश के खिलाफ हो गए। ब्रिटिश ने जो है जब देखा कि ये लोग, हमारी जो ऑपरेशन है, हमारी जो टैक्सेशन पॉलिसी है वो अनफेयर है, इसीलिए यहाँ पे रिवोल्ट हो गया। तो उन्होंने जो कलेक्टर था वहां पे स्नोडग्रास, उसको हटा दिया ताकि उनको लगे कि अब ऑपरेशन नहीं होगा और ये रिवोल्ट थम जाएगा। लेकिन उसके बाद भी जो है इंसर्शन चलता रहा, ये नहीं रुके। और उसके बाद 1804 में क्या हुआ कि जगन्नाथ देव को ब्रिटिश ने पकड़ लिया और मुसिलिपाटनम भेज दिया, यानी एग्जाइल कर दिया। मगर सित्रीकरा को कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो है उन पे कंप्रोमाइज उनको करना पड़ा, तो कंप्रोमाइज में उन्हें दिए गए। और 1807 to 1808 तक आते आते हमें फैमिली पॉलिटिक्स देखने को मिलती है इस अपराइजिंग में। सित्रीकरा का बेटा जो था जिसका नाम था
धनंजया बंज उसके खिलाफ हो गया। ओके, उस अपने बाप के खिलाफ हो गया और उसको जमींदारी छोड़नी पड़ी। मगर धनंजया भी ब्रिटिश से भिड़ गया और 1815 में जो है फाइनली उसने सरेंडर कर दिया। तो यहाँ मजेदार बात यह है कि ये सिर्फ एक जमींदारी कन्फ्लिक्ट नहीं था, बल्कि ट्राइबल आइडेंटिटी का भी सवाल था, क्योंकि लोकल गंजम के लोगों का रेजिस्टेंस एक कम्युनिटी ड्राइवन मूवमेंट था। उसके बाद अगर हम सेकंड फेज देखेंगे, वो 1835 से लेके 37 तक देखने को मिलता है हमें, जब हमें फिर से यहाँ पे एक रिवोल्ट देखने को मिलता है। धनंजया का कमबैक होता है, सित्रीकरा बंज जो है वो वापस गंजम आता है, मगर 1830 में उसको वापस रिटायर होना पड़ता है। फिर उसके बेटे जो है धनंजया बंज जो है उन्होंने 1835 में फिर से रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ब्रिटिश का जो टैक्स सिस्टम था इतना ऑप्रेसिव हो गया था कि उसको पे करना इम्पॉसिबल हो गया था। उसके बाद ब्रिटिश ने जब देखा कि यहाँ पे ये ज्यादा दंगा मचाते हैं, तो उन्होंने नवंबर 1835 में गुमसुर और कोलाडिया ऑक्युपाई कर दिया। मगर यहाँ पर जो है धनंजया बंज की मौत हो गई दिसंबर 1835 में, और उसके फॉलोअर्स ने जो है रेजिस्टेंस कंटिन्यू रखी। और यहाँ पे हमें देखने में आता है कि और एक नया लीडर सीन में आया। इस दफा जो है एक नया फॉर्मिडेबल लीडर हमें सीन में देखने को मिलता है, दैट इज डोरा बियासी। वो सामने आया जिसका इन्फ्लुएंस ट्राइबल और लोकल जमींदार पे था, वो इस रेजिस्टेंस का लीडर बन गया। और 1837 तक आते आते हमें फाइनल सप्रेशन देखने को मिलता है। ब्रिटिश ने रसल को फुल मिलिट्री जो है डिस्क्रिशनरी पावर्स दिए, और फरवरी 1837 में डोरा बिसाई को पकड़ लिया गया और गुमसर की जो जमींदारी थी वो पूरी तरह से खत्म कर दी गई। ये रिवोल्ट सिर्फ इकोनॉमिक ऑपरेशन के खिलाफ नहीं था, बल्कि एक आइडेंटिटी क्राइसिस भी था, क्योंकि ट्राइबल्स और जमींदार दोनों ब्रिटिश के अगेंस्ट एक कम्युनिटी के तौर पर लड़ रहे थे। तो ये था इसका मतलब, ये जो रिवोल्ट था जो हमने देखा। अब इसका इम्पैक्ट अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे तो ब्रिटिश का डायरेक्ट कंट्रोल पॉलिसी और भी स्ट्रिक्ट हो गई। लोकल जमींदारों और ट्राइबल्स की यूनिटी को तोड़ने के लिए ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटजीज को बढ़ावा दिया। जमींदारी सिस्टम को और रिस्ट्रक्चर किया गया जिससे लैंड कॉन्फिस्केशन इजी हो सके। फ्यूचर रिवोल्ट्स का एक फाउंडेशन बन गया ये रिवोल्ट, जैसे हमें संथाल रिवोल्ट 1855 और फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 देखने को मिला। तो उससे पहले जो ये रिवोल्ट था, ये इन रिवोल्ट्स की फाउंडेशन बन गई। तो हम एक क्विक रिवीजन लेते हैं कुछ फैक्ट्स का। मैंने आपको बोला 1800 में जो है फर्स्ट गुमसो रिवोल्ट होता है, और लीडर इसका होता है सित्रीकरा बंज, जगन्नाथ देव और जिलानी देव। आउटकम क्या निकलता है कि ब्रिटिश ने पार्शियल कंट्रोल लिया और जगन्नाथ देव को एग्जाइल किया। 1807 टू 1808 में देखने को मिलता है हमें कि पॉलिटिकल फैमिली टसल देखने को मिलती है बिटवीन द सन एंड फादर। सित्रीकरा वर्सेस धनंजया बंज के बीच जो है टसल देखने को मिलती है, और ब्रिटिश के अगेंस्ट जो है रिवोल्ट भी स्टार्ट होता है, लेकिन 1815 में जो है हमें मर्डर सरेंडर देखने को मिलता है किसका, धनंजया बंज का। उसके बाद 1835 टू 37 जो है सेकंड गुमसो रिवोल्ट होता है, जिसमें लीडर होता है धनंजया बंज, और उसके बाद उसकी मौत के बाद आता है डोरा बिसाई। तो उसके बाद आउटकम क्या निकलता है कि ब्रिटिश सप्रेशन फाइनली सक्सेसफुल होता है। डोरा बिसाई जो है उसको अरेस्ट किया जाता है और जमींदारी को एबॉलिश किया जाता है। अब आप इमेजिन करो कि धनंजया बंज जो है, अगर वो ट्विटर पे होता तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट ट्वीट्स कर रहा होता। वो 1835 में लिखता, नो मोर टैक्सेस, एनफ इज एनफ, वी आर नॉट स्लेव्स ऑफ ब्रिटिश। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्लाई होता, पे योर ड्यूज और वी विल कम फॉर गुमसुर। उसके बाद डोरा बिसाई अपना ट्वीट करता, वो बोलता, वी विल नेवर सरेंडर, द लैंड बिलोंग्स टू अस नॉट यू, फ्री गुमसुर।
उसके बाद रसल आता, तो वो ब्रिटिश जनरल था, वो कहता योर रेबेलियन विल बी क्रश्ड, तो यहाँ पे क्रश हो जाता और बात खत्म हो जाती। तो ट्विटर पे भी जंग छिड़ जाती। तो ऐसे ऐसे ट्वीट्स हमें देखने को मिलते। तो मजाक अपनी जगह, मगर एक बात यहाँ पे याद रखने की है कि ये रिवोल्ट सिर्फ टैक्स या रेवेन्यू का मसला नहीं थे, बल्कि एक आइडेंटिटी और फ्रीडम का सवाल भी था। तो गुमसू रिवोल्ट सिर्फ एक जमींदारी क्राइसिस नहीं था, बल्कि एक लार्जर मूवमेंट था जो ब्रिटिश ऑपरेशन के खिलाफ इंडियन रेजिस्टेंस का एक मेजर पार्ट बना। ये साबित करता है कि 1857 की जो क्रांति है एक अचानक होने वाली घटना नहीं थी, बल्कि उसका फाउंडेशन 1800 के पहले जो अपराइजिंग्स थे उनसे जो है वो बना था उसका फाउंडेशन। सो यहाँ तक हमने गुमसुर का देखा। तो अब हम देखेंगे कुछ और अपराइजिंग्स। तो भिवानी अपराइजिंग और वीलू थम्पीज रिवोल्ट पहले देखते हैं। तो भिवानी अपराइजिंग 1809 की बात करें तो हरियाणा के जट्स का इनकलाब हमें देखने को मिला। ऐसे ही और एक रीजन था जहां पे ब्रिटिश के अगेंस्ट हमें रेजिस्टेंस देखने को मिली। भिवानी हरियाणा का एक अहम इलाका था। ओके, भिवानी वाज द पार्ट ऑफ द हरियाणा दैट टाइम, अभी भी है। तो एक इम्पॉर्टेंट इलाका था और जट्स ने जो है 1809 में ब्रिटिश रूल के खिलाफ यहाँ पे बगावत की। क्या होता है कि इस अपराइजिंग का जो मेन रीजन था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जबरदस्ती का निजाम था, जो लोकल जमींदारों और किसानों के हुकूक को दबा रहा था। जट्स ने क्या किया, जब उन्होंने देखा कि हम पे बहुत ज्यादा जुल्म हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी फौज को तैयार किया और भिवानी को मजबूती से फोर्टिफाई कर दिया। ब्रिटिश को इसे दबाने के लिए एक पूरी जो है वो ब्रिज और एक जबरदस्त बैटरिंग रैम का इस्तेमाल करना पड़ा इन ऑर्डर टू सप्रेस दिस अपराइजिंग। और एक ये जो है स्पैंटेनियस बगावत थी जो जट्स की जो सॉवरेंटी थी और ब्रिटिश के अनजस्ट पॉलिसीज के खिलाफ थी। तो ये थी भिवानी अपराइजिंग। उसके बाद हमें दीवान वेलू थम्पी की बगावत देखने को मिलती है त्रावणकोर में 1808 टू 1809 में। तो और एक रीजन था केरला का, यहाँ पे भी हमें एक अपराइजिंग देखने को मिलती है, जहाँ पे हमें जो लोकल पॉलिटिक्स था, जो रीजनल अथॉरिटी थी, जब ब्रिटिशर्स ने वहां पे बहुत ज्यादा इंटरवीन कर दिया, इंटरफियर कर दिया, उनके डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा टांग लड़ाने लगे, तो वहां का जो पीएम था उसने भी यहाँ पे रिवोल्ट स्टार्ट किया। तो क्या होता है कि त्रावणकोर जो आज का केरला, उसमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिली, जिसमें जो वेलू थम्पी जो त्रावणकोर का प्राइम मिनिस्टर या दलावा था, उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। क्यों जंग का ऐलान कर दिया, अगर हम बैकग्राउंड में देखेंगे तो त्रावणकोर ने 1805 में ब्रिटिश के साथ सब्सिडरी अलायंस साइन किया था, जो हमें पता है। तो एक ऐसी पॉलिसी थी जो इंडियन रूलर्स को ब्रिटिश के मदद और फौज का मोहताज बना देती थी, जो हमने सब्सिडरी अलायंस को अच्छे से डिस्कस भी किया। ब्रिटिश एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज में जो हमने डिप्लोमेटिक पॉलिसीज देखी थी उसमें, और उसके बदले जो सब्सिडरी अलायंस के अंडर था, उसके बदले उन्हें एक जो है बड़ा सब्सिडी, जिसको हम मलगुजारी भी कहते थे, वो देनी पड़ती थी ब्रिटिशर्स को। जब त्रावणकोर के राजा से सब्सिडी पे नहीं हुई तो ब्रिटिश ने जबरदस्ती इंटरवीन करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से हमें रिवोल्ट की चिंगारी देखने को मिली। यहाँ पे ब्रिटिश रेसिडेंट ने जो है वो त्रावणकोर के अंदर इंटरफियर करना उसने शुरू किया, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और ऑटोनॉमी के लिए एक बड़ा खतरा बन गया। ये इंटरफियरेंस वेलू थम्पी, वो वहां का पीएम था, उसके बर्दाश्त से बाहर हो गया था और उसने ब्रिटिश के खिलाफ जो है कुंद्रा प्रोक्लेमेशन जारी कर दिया, जिसमें लोगों से ब्रिटिश को उनकी मिट्टी से निकालने की अपील की गई। उसने एक रॉयल ऐलान किया कि सब लोग मिलजुल के यहाँ से ब्रिटिशर्स को हम दफा करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंटरवीन करने लगे हैं। उसके बाद वेलू थम्पी और बाकी जो उसके ट्रूप्स थे, उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ जंग लड़ने की कोशिश की, लेकिन त्रावणकोर का राजा जो था वो ब्रिटिश का साथ उसने दे दिया। प्राइम मिनिस्टर तो खिलाफ हो गया ब्रिटिश के, बट यहाँ राजा ही गद्दार निकला, उसने ब्रिटिश का साथ दे दिया, जिसकी वजह से रिवोल्ट कमजोर पड़ गया। आखिर में वेलू थम्पी ने अपनी जान दे दी ताकि ब्रिटिश के हाथों गिरफ्तार ना हो। तो ये थी ये अपराइजिंग।
अब अगर हम देखेंगे दोनों अपराइजिंग्स का इंटरलिंक और एनालिसिस अगर हम देखेंगे, सिमिलैरिटीज की अगर हम बात करेंगे, दोनों अपराइजिंग्स ब्रिटिश के ऑपरेसिव पॉलिसीज और इंटरफेरेंस के खिलाफ थी। दोनों मूवमेंट्स जो थी अचानक हुई थी, जो लोकल लीडरशिप और मासेस के बीच से आई। ब्रिटिश ने दोनों को मिलिट्री फोर्स के जरिए दबाया। डिफरेंसेस क्या थी कि भिवानी अपराइजिंग एक लोकल एग्रेरियन रिवोल्ट था, जबकि वेलुथम्पी रिवोल्ट एक पॉलिटिकल और ऑर्गेनाइज्ड रिवोल्ट था। भिवानी के जाट्स ने लोकलाइज्ड रेजिस्टेंस दिखाई, जबकि वेलुथम्पी ने एक स्टेट लेवल रिवोल्ट लीड किया। भिवानी अपराइजिंग ज्यादा इकोनॉमिक ऑपरेशन के खिलाफ थी, जबकि वेलुथम्पी का रिवोल्ट एक पॉलिटिकल सॉवरेंटी का सवाल था। और ब्रिटिश पॉलिसीज का असर अगर हम देखेंगे तो ब्रिटिश ने जो है सब्सिडरी अलायंस और डायरेक्ट इंटरफेरेंस का इस्तेमाल करके इंडियन रूलर्स को वीक कर दिया था। ब्रिटिश को हर जगह स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस रखनी पड़ रही थी, क्योंकि लोग अब उनकी पॉलिसीज को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। और ये अपराइजिंग जो है 1857 के रिवोल्ट की एक पहली चिंगारी थी, जो धीरे धीरे ब्रिटिश के खिलाफ एक बड़ी आग बन गई। फिर वो हम रिवोल्ट 1857 में देखेंगे। तो थोड़े से फैक्ट्स का जो है एक रिकैप लेते हैं। भिवानी अपराइजिंग की बात की, ईयर कौन सा है 1809, की लीडर्स कौन है, जट लीडर्स थे, मेन काज क्या था, इकोनॉमिक ऑपरेशन, ब्रिटिश इंटरफेरेंस और ब्रिटिश रेस्पॉन्स क्या रहा, फुल फ्लेज्ड मिलिट्री एक्शन। वेलुथम्पी रिवोल्ट कब हुआ, 1808 से 1809 में, और दीवान वेलुथम्पी इसका लीडर था। ब्रिटिश सब्सिडरी डिमांड्स इंटरफेरेंस इस रिवोल्ट का मेन काज था, और जो ब्रिटिश रेस्पॉन्स क्या रहा, दैट इज लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन। तो भिवानी अपराइजिंग, जाट्स ऑफ हरियाणा, फोर्टिफिकेशन, वेलुथम्पी, कुंद्रा प्रोक्लेमेशन, सब्सिडरी अलायंस, ब्रिटिश इंटरफेरेंस, ये सब हमने देखा कीवर्ड्स में। तो ये दोनों अपराइजिंग्स 1857 के रिवोल्ट का जो है प्रिकर्सर मानी जाती है। तो इन्हें इंटरलिंक करना जरूरी था, जो हमने किया। इनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस भी हमने देखी। अब खाली यहां पे ही अपराइजिंग्स नहीं देखने को मिली हमें, अगर हम आगे देखेंगे तो हमें बुंदेलखंड में भी 1808 से 1812 में भी जो है अपराइजिंग देखने को मिलती है। उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो आते हैं बुंदेलखंड पे। अगर हम बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड एक ऐसी जगह थी जहां पर जो है फोर्ट, हर फोर्ट जो है एक छोटी सी किंगडम की तरह काम करता था। और ब्रिटिश ये नहीं चाहते थे कि ये जो लोकल चीफ्स है अपनी पावर जो है रिटेन करे। इसलिए जब ब्रिटिश ने 1803 टू 1805 के एंग्लो मराठा वार्स के बाद जो है इस एरिया को अपने अंडर ले लिया, तो लोकल रूलर्स ने भी रेजिस्ट किया। लक्ष्मण दावा लक्ष्मण दावा जो था उसने रेजिस्ट किया। वो अजयगढ़ फोर्ट का कमांडर था, उसने पहली रेजिस्टेंस दिखाई। तो उसके बाद जब ब्रिटिश ने देखा कि यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ने लगी है, तो उन्होंने लोकल रूलर्स को जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रूल पर मजबूर किया, ताकि कोई भी उनके खिलाफ उठ न सके। और ये क्लासिक ब्रिटिश स्ट्रैटेजी थी। डिवाइड एंड रूल का और एक वर्जन था, सेम स्ट्रैटेजी हम कच रिवोल्ट में भी देखने वाले हैं। तो ये था यहाँ पे बुंदेलखंड में जो डिस्टर्बेंसेस हमें देखने को मिली। उसके बाद परलकी मेडी आउटब्रेक देखने को मिलता है 1813 से 1834 तक। ये और एक रिवोल्ट हमें देखने को मिलता है, और ये रिवोल्ट जो है ब्रिटिश के जमींदारी सिस्टम के खिलाफ था। ब्रिटिश को जब कोई एरिया मिलता था, वहां के जो ट्रेडिशनल रूलर्स होते थे उनको या तो हटा देते थे, या तो उन्हें एक जमींदार बना देते थे जो उनके अंडर काम करते थे। इस रिवोल्ट को समझने का एक सिंपल तरीका यही है कि पहले ब्रिटिश ने जो है नारायण देव को हरा दिया, उसके बेटे जो गजपति देव है उनको जमींदार बना दिया। नारायण देव को इस बात को जो है कभी एक्सेप्ट नहीं किया, और इसीलिए बार बार वो फाइट करता रहा। फाइनली जो रसल था वो कमिश्नर बनाया गया उसको, और अल्टीमेट सप्रेसर बना, और 1834 तक इस एरिया को शांत कर दिया गया। इसको बुंदेलखंड डिस्टर्बेंसेस से जोड़ा जाता है। तो सिमिलैरिटी यही है, दोनों जो डिस्टर्बेंसेस है इन जगहों पर ट्रेडिशनल रूलर्स को या तो फोर्सफुली हटा दिया गया या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रूल में डाल दिया गया।
अब हम कच रिवोल्ट देखते हैं 1816 1832। ये रिवोल्ट एक पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल था। यहाँ ब्रिटिश ने डायरेक्ट किंग मेकिंग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की। पहले महाराजा बर्मल सेकंड से एग्रीमेंट साइन करवाया, फिर जब उनके खिलाफ चीफ्स उठने लगे तो ब्रिटिश ने डायरेक्टली इंटरफेयर किया। 1819 में जो है बर्मल सेकंड ने अरब और अफ्रीकन ट्रूप्स हायर किए ब्रिटिश के खिलाफ। जब उसने देखा कि यहाँ जो ब्रिटिश जो है वो अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं, तो ब्रिटिश ने उसको हटा दिया और एक इन्फेंट प्रिंस को गद्दी पर बिठा दिया। ब्रिटिश रेसिडेंट ने डिफेक्टो रूल एस्टैब्लिश कर दिया। लेकिन जब बर्मा वार चल रहा था तभी चीफ्स ने रिवोल्ट किया, और ये एक पैटर्न है, जब भी ब्रिटिश कहीं और ऑक्युपाइड होते थे लोकल रूलर्स रेजिस्टेंस बढ़ाते थे। ऐसे ही हम देखेंगे पाइका रिवोल्ट, उसके टाइम भी ब्रिटिश पहले से वीक थे, तो उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के हमें पाइका रिवोल्ट भी देखने को मिलता है। फिर हमें और एक रिवोल्ट देखने को मिलता है बरेली में। तो ये एक टैक्सेशन बेस्ड प्रोटेस्ट था जिसमें एक रिलीजियस डायमेंशन भी आ गया। क्या होता है कि बरेली के लोग पुलिस टैक्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन जब एक औरत पुलिस की मार से जख्मी हो गई तो मुफ्ती मोहम्मद अयाज ने उसको रिलीजियस काज बना दिया। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रिवोल्ट जो है ये जो रिवोल्ट है ये स्पैंटेनियस था, लेकिन इसमें एक वाइड एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट भी रिफ्लेक्ट होता था। ये सेंटिमेंट हाथरस के रिवोल्ट में भी दिखाई देगा, और ये सेंटिमेंट हमें पाइका रिवोल्ट में भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट दिखाई देता है, क्योंकि वहां भी टैक्सेशन और इकोनॉमिक सप्रेशन एक मेजर काज था। तो ये बरेली में ये इंसिडेंट हुआ था, तो लोग पुलिस टैक्स के खिलाफ उठने लगे। फिर हमें अपसर्ज देखने को मिलती है हाथरस में 1817 में। दयाराम जो अलीगढ़ के हाथरस फोर्ट का तालुकदार था, उसका फोर्ट जो है भरतपुर जैसा स्ट्रांग माना जाता था। ब्रिटिश ने उससे पहले जमींदार बना दिया और फिर हाई रेवेन्यू डिमांड की, जिसकी वजह से उसकी टेंशन बढ़ गई। ब्रिटिश ने डायरेक्ट मिलिट्री जो इंटरवेंशन किया और 15 दिन की फाइट के बाद उसने सरेंडर कर दिया। इसको हम बुंदेलखंड डिस्टर्बेंसेस या परला की मेडी आउटब्रेक से इंटरलिंक कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह ब्रिटिश यही कर रहे थे। पहले लोकल रूलर्स को जमींदार बना दो, फिर टैक्स बढ़ा दो, और जब रेजिस्टेंस आए तो उसको मिलिट्री पावर से सप्रेस कर दो। उसके बाद और एक रिवोल्ट देखने को मिलता है हमें 1817 में, दैट इज द पाइका रिवोल्ट। ये ओडिशा का सबसे बड़ा प्री 1857 रिवोल्ट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल मिक्सचर था। इकोनॉमिक क्या था कि पाइकास जो मिलिट्री सर्विस के बदले लैंड यूज करते थे, उनसे ब्रिटिश ने ये राइट्स छीन लिए। दिस वाज द इकोनॉमिक काज। सोशल काज क्या था? ब्रिटिश ने जो है साल्ट टैक्स, करेंसी चेंजेस और हाई टैक्सेशन से कॉमन लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी थी। पॉलिटिकल क्या था? दैट इज जो बख्शी जो जगह बंधु था, जो मिलिट्री चीफ था, उसका खुद का एंसेस्टरल जो एस्टेट था, किला रोरंग था, वो ब्रिटिश ने छीन लिया था। तो ये काजेस थे इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल काजेस। और इस रिवोल्ट में भी जो है गुरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स यूज किए गए, जिससे हम कच रिवोल्ट में भी देखेंगे। तो पाइकाज ने क्या किया? उन्होंने ब्रिटिश को एक वक्त पे ओडिशा छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन ब्रिटिश वापस आए और ब्रूटली उनको सप्रेस किया गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोकल पॉपुलेशन ने भी ब्रिटिश को हेल्प नहीं की, और हर जगह पाइकाज को सपोर्ट दिया गया। और ये एक रियर एग्जाम्पल है जहां पूरी कम्युनिटी एक साथ उठी। तो अगर हम इन सब को एक साथ देखें तो एक पैटर्न इमर्ज होता है। पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल्स जैसे कच रिवोल्ट, बुंदेलखंड डिस्टर्बेंसेस, या हमने देखा परलाक्याई मिडी आउटब्रेक, जिसमें ब्रिटिश ने लोकल रूलर्स को रिप्लेस या कंट्रोल करने की कोशिश की। वैसे ही हमें जो रिवोल्ट्स हमने देखे, जो अपराइजिंग्स हमने देखे, टैक्सेशन और इकोनॉमिक हार्डशिप्स थे। हमने टैक्सेशन और इकोनॉमिक हार्डशिप्स की वजह से ये कुछ रिवोल्ट्स उठे, जैसे हमने बरेली अपराइजिंग या पाइका रेबेलियन, जिसमें टैक्सेशन और रेवेन्यू बेस्ड सप्रेशन ने लोगों को रिवोल्ट पर मजबूर कर दिया। और इन रिवोल्ट्स में और एक बात हमने देखी अभी तक, दैट इज गुरिल्ला वारफेयर एंड लोकल रेजिस्टेंस। जैसे हमने पाइका या कच रिवोल्ट में देखा, जिसमें ट्रेडिशनल फाइटर्स और
चीफ्स ने जो है ब्रिटिश फोर्सेस को टाइम टू टाइम डिफीट भी दी थी। वैसे ही लीडर ड्राइवन रिवोल्ट्स थे, जैसे हाथरस बरेली अपराइजिंग, जिसमें लोग इनिशियली प्रोटेस्ट करने लगे, लेकिन फिर एक लीडर मिल जाता है और उसने रिवोल्ट को बड़ा बना दिया। तो अगर आप ध्यान दें तो ब्रिटिश का सप्रेशन मॉडल जो है हर जगह सेम था। पहले लोकल रूलर्स को रिटेन करो, फिर टैक्स इम्पोज करो, जब रेजिस्टेंस आए तो मिलिट्री पावर यूज करो, और फिर पीस ट्रीटी या कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लो। तो जो भी हमने अभी तक जो रिवोल्ट्स देखे उनका एक जो है हम थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स का रिकैप लेते हैं। 1808 टू 1812 तक हमें बुंदेलखंड डिस्टर्बेंसेस देखने को मिले, और की लीडर्स इसमें कौन थे? लक्ष्मण दावा एंड दरिया सिंह। काज क्या था? ब्रिटिश एनेक्सेशन। और ब्रिटिश स्ट्रैटेजी क्या रही यहाँ पे? उन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल कंट्रोल यहाँ पे एस्टैब्लिश किया। 1813 से लेके 1834 तक हमें जो है परला किमेडी आउटब्रेक देखने को मिला। इसका जो की लीडर था वो नारायण देव था, और काज क्या था? ब्रिटिश अपॉइंटेड जमींदार। और स्ट्रैटेजी क्या रही यहाँ पे ब्रिटिश की? मिलिट्री सप्रेशन बाय जॉर्ज रसल। 1816 से लेके 32 तक हमें कच्छ रिवोल्ट देखने को मिला, और इसमें कौन की लीडर था? महाराजा बरमल सेकंड। काज क्या था? इंटरनल पावर स्ट्रगल। और ब्रिटिश स्ट्रैटेजी यहाँ पे क्या रही? डिपोजिट द रूलर, और एजेंसी कॉलोनियल रूल एस्टैब्लिश किया गया। 1816 में हमें बरेलवी अपराइजिंग देखने को मिली, जहां पे हमने मुफ्ती मोहम्मद अयाज जो की लीडर देखने को मिला। और काज क्या था इस रिवोल्ट का? दैट इज पुलिस टैक्स। और हमें डायरेक्टली मिलिट्री एक्शन ब्रिटिश की स्ट्रैटेजी के तौर पर यहाँ पे देखने को मिली। 1817 में हमें हाथरस रिवोल्ट देखने को मिला, जिसका जो की लीडर था वो दयाराम था। और काज क्या था? हाई टैक्सेशन। और ब्रिटिश स्ट्रैटेजी यहाँ पे क्या देखने को मिली? दैट इज द मिलिट्री अटैक एंड पेंशन सेटलमेंट। 1817 में हमें पाई का रिवोल्ट देखने को मिला। इसका की लीडर कौन था? बख्शी जगा बंधु। और काज क्या था? इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑपरेशन था, जो हमने काजेस में देखा था। और ब्रिटिश स्ट्रैटेजी यहाँ पे क्या रही? दैट इज द ब्रूटल सप्रेशन और गोरिल्ला टैक्टिक्स। ये छोटी छोटी बगावतें एक दिन 1857 का रिवोल्ट का बेस बन गई, क्योंकि लोगों को ब्रिटिश ऑपरेशन का समझ आने लगा था। तो अब हम थोड़े से कुछ और अपराइजिंग्स को देखते हैं। अब देखते हैं वगेरा राइजिंग। ओके, वगेरा राइजिंग 1818 से 1820, लोकल रिवोल्ट अगेंस्ट ए ड्यूअल ऑपरेसर। ओके, अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, वगेरा अपराइजिंग क्या था? क्या होता है कि गुजरात का ओखा मंडल एक छोटा सा कोस्टर रीजन था, जहां पर वगेरा चीफ्स का कंट्रोल था। यहाँ ब्रिटिश और गायकवाड़ और बड़ौदा का कंबाइंड प्रेशर था। मतलब एक तरफ ब्रिटिश का जो है नया टैक्स सिस्टम और उनकी इंटरफेरेंस, और दूसरी तरफ क्या था? यहाँ पे गायकवाड़ का एक्सेसिव टैक्सेशन। तो लोग तंग आ गए। वगेराज जो है उन्होंने 1818 तो 1819 के बीच ब्रिटिश जो एरियाज थे उन पर छोटी छोटी रेड स्टार्ट की, और ये गुरीला वारफेयर जैसा था। हिट एंड रन अटैक्स इन्होंने शुरू किए, क्योंकि ये बहुत तंग आ गए थे, ताकि ब्रिटिश फोर्सेस को कंटिन्यूअसली डिस्टर्ब किया जा सके। फाइनली रिजल्ट क्या निकला? नवंबर 1820 में एक पीस ट्रीटी साइन होती है, लेकिन ये ट्रीटी काफी एक्साइटेड थी, क्योंकि वगेराज को ज्यादा कुछ नहीं मिलता है, और ये एक पैटर्न था। ब्रिटिश हर रिवोल्ट के बाद एक ट्रीटी साइन करते थे जो उनके ही फेवर में होती थी। इस अपराइजिंग को अगर हम ब्रॉडर पैटर्न से देखें तो ये लोकल रेजिस्टेंसेस का एक बड़ा पार्ट था। ये दिखाता है कि कैसे ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट हर जगह छोटी छोटी जो रिवोल्ट्स थे वो हो रहे थे, जो आगे जाके 1857 रिवोल्ट का फाउंडेशन बना, जो मैं आपको बार बार कहता हूं। उसके बाद हमें अहोम रिवोल्ट भी देखने को मिलता है 1828 में, ए ब्रोकन प्रॉमिस एंड आसामीज नेशनलिज्म। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो अगर हम देखें तो अहोम डायनास्टी जो है वो आसाम की पुरानी रूलिंग डायनास्टी थी। ब्रिटिश ने फर्स्ट एंग्लो बुर्मीज वार में जो है 1824-26 के दौरान ये प्रॉमिस किया था कि वो आसाम को फ्री छोड़ देंगे, लेकिन जीतने के बाद उन्होंने अहोम एरिया को अपनी कंपनी के अंदर इंक्लूड कर दिया। जो गोमदहर कुंवर था वो अहोम डायनास्टी का एक प्रिंस था। उसने आसामीज लोगों को इकट्ठा किया। रेबल्स ने जो है जोरहट के पास एक सिंबलिक कॉर्नेशन भी किया, जिसमें गोमदहर को किंग डिक्लेयर किया गया। रिजल्ट क्या निकला कि ब्रिटिश ने इनिशियली मिलिट्री एक्शन लिया, फिर पर एक जो है कंसलेटरी
पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ी और आसाम का एक पार्ट जो है वो महाराजा पुरंदर सिंह नरेंद्र को दे दिया गया। और ये एक क्लासिक ब्रिटिश स्ट्रैटेजी थी डिवाइड एंड रूल की। ब्रिटिश ने हमेशा जो है रीजनल किंग्स को अपनी मर्जी से सपोर्ट किया जिससे वो लोकल अपराइजिंग्स को तोड़ सके। ओके, दिस वाज द ब्रिटिश स्ट्रैटेजी। इसलिए लोकल रूलर को यहाँ पे आसाम में थोड़ा सा जो हिस्सा दिया गया ताकि जो ये लोकल रूलर है ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में हेल्प करे, जिससे मैसूर और मराठास के केस में किया था। ओके, जो हमने देखा था वैसे ही यहाँ भी एक बफर स्टेट क्रिएट किया गया। उसके बाद हमें सूरत में जो है साल्ट एजिटेशन देखने को मिलते हैं 1840s में। ओके, तो इकोनॉमिक रेजिस्टेंस और अगर हम देखेंगे दिस वाज द अर्ली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, गांधी ने तो बाद में स्टार्ट की थी, तो ये जो सूरत साल्ट एजिटेशन 1840s में थे ना, सो यू कैन कॉल इट अर्ली सिविल डिसोबीडियंस। आपको पता ही है कि जो साल्ट है बेसिक कमोडिटी थी, तो आज भी है। तो साल्ट जो है वो एक बेसिक नेसेसिटी थी उस टाइम पे भी। उस पे ब्रिटिश ने 1844 में क्या किया, ड्यूटी बढ़ाकर ₹1 तक कर दी। इस वजह से क्या हुआ, लोकल लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ गया। लोकल जो है सूरत के लोगों ने ब्रिटिश को ओपनली अपोज किया, बाइकॉट शुरू किया और रेजिस्टेंस मूवमेंट लॉन्च की। रिजल्ट क्या निकला 1844 और फिर 1848 में क्या हुआ कि ब्रिटिश ने प्रेशर के आगे झुककर अपने नए लॉज वापस लेने पड़े और ये एक इकोनॉमिक रेजिस्टेंस का शानदार एग्जाम्पल था। इसको अगर हम 20th सेंचुरी से कंपेयर करें तो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक अर्ली वर्जन था। गांधी ने भी लेटर यही स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की थी, साल्ट सत्याग्रह 1930 में। अब हम देखते हैं कोलपुर और जो है सावंतवादी रिवोल्ट्स 1840s में मिलिट्री क्लास की रेजिस्टेंस है, इसको देखते हैं। तो पहले बैकग्राउंड जानते हैं कि मराठा फोर्ट्स में एक स्पेशल हेरिडिटरी क्लास होती थी जिनको गदकारीज कहा जाता था। जब ब्रिटिश ने जो है कोलपुर स्टेट की मिलिट्री रिस्ट्रक्चरिंग की तो इनका जो जॉब था, जो इनका हेरिडिटरी जॉब था, वो लॉस हो गया। तो जॉब लॉस का सामना करना पड़ा। तो जो ये थे गदकारी जो थे, उन्होंने जो है समंगरा और बुधगर फोर्ट्स ऑक्यूपाई कर लिए जबरदस्ती से और आर्मड रेजिस्टेंस स्टार्ट कर दी। ब्रिटिश ने इन्हें सप्रेस कर दिया और नए लॉज इंट्रोड्यूस किए जो रीजन को और कंट्रोल कर ले। तो मिलिट्री बेस्ड रेजिस्टेंसेस जो है वो काफी जगह हुई, जैसे कि बंगाल के संथाल रिवोल्ट 1855 और रिवोल्ट 1857 का जो मिलिट्री जो म्यूटिनी थी वो भी हम इसमें ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं वहाबी मूवमेंट की, द इस्लामिक रेजिस्टेंस फ्रॉम 1820s to 1880s। ओके, बैकग्राउंड में अगर हम देखेंगे तो वहाबी मूवमेंट जो है एक इस्लामिक जो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, जो एक प्योरर फॉर्म ऑफ इस्लाम की तरफ जो है लौटने का आइडिया प्रमोट करता था। सैयद अहमद जो था रायबरेली इसके फाउंडर थे। तो क्या होता है कि वहाबीज ने इनिशियली पंजाब के सिख एम्पायर के अगेंस्ट जहाद लॉन्च किया, लेकिन ब्रिटिश के आने के बाद उनका फोकस ब्रिटिश के खिलाफ हो गया। ब्रिटिश जो एरियाज थे उनमें सीक्रेट नेटवर्क बनाए गए और वहाबी बेस जो है नॉर्थ वेस्ट फॉरिएंटर के जो सिखाना में लोकेट किए गए और पटना इसका एक मेजर सेंटर बन गया। रिजल्ट क्या निकला, फिर 1860s तक आते आते ब्रिटिश ने मिलिट्री एक्शंस लेकर इनको काफी वीक कर दिया, लेकिन मूवमेंट 1880s और 1890s तक छोटी छोटी रेजिस्टेंसेस में चलता रहा। ये मूवमेंट लेटर देवबंदी और खिलाफत मूवमेंट 1919 जैसों के रूट्स को इन्फ्लुएंस करता है। अब हम बात करते हैं कूका मूवमेंट की 1840s to 1872। इसको आप अर्ली स्वादिशी और अर्ली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी कह सकते हैं। तो पंजाब के अंदर क्या होता है, सिख बेस्ड कूका मूवमेंट भगत जो है जवाहर मल ने स्टार्ट किया था, लेकिन बाबा राम सिंह ने इसे एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रेजिस्टेंस मूवमेंट बना दिया। रिवोल्ट का नेचर अगर हम देखेंगे तो ये पहली बार था जब किसी मूवमेंट ने ब्रिटिश गुड्स का बाइकॉट किया था और स्वादिशी का आइडिया प्रमोट किया था।
वुमेन एम्पावरमेंट और सोशल रिफॉर्म्स भी फोकस में लिए गए। रिजल्ट क्या निकला? 1872 तक आते आते ब्रिटिश ने इस मूवमेंट को सप्रेस कर दिया, लेकिन इसके आइडियाज फ्यूचर मूवमेंट्स का फाउंडेशन बनी। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट जो 1905, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 और गांधी जी का इकोनॉमिक बॉयकॉट यही से इंस्पायर्ड था, इसी मूवमेंट से। ओके, इसी कूका मूवमेंट से। तो कुछ फैक्ट्स का रिकैप लेते हैं। वगैरह राइजिंग हमने देखी 1818 से 1820 तक। काज क्या था? ब्रिटिश प्लस गायकवाड़ एक्सप्लॉयटेशन। नेचर क्या था? रिवोल्ट का गुरिला वारफेयर और पीस ट्रीटी। रिजल्ट क्या निकला? ट्रीटी साइन हो गई और ब्रिटिश रिटेन्ड पावर। अहोम रिवोल्ट देखा 1828 में हुआ। ब्रिटिश ने आसाम को प्रॉमिस तोड़कर एनेक्स कर दिया। काज यही था। नेचर क्या रहा? मिलिट्री रेजिस्टेंस। रिजल्ट क्या निकला? ब्रिटिश ने पार्शियल रूल वापस दिया। जो सूरत साल्ट एजिटेशन हमें देखने को मिले फ्रॉम 1844 टू 1848। काज क्या था? साल्ट ड्यूटी हाइक। और नेचर क्या था? इकोनॉमिक प्रोटेस्ट और बाइकॉट। रिजल्ट क्या निकला? टैक्स विड्रा करना पड़ा। उसके बाद कोलपुर रिवोल्ट्स देखने को मिले 1840s में, और गदकारी मिलिट्री डिसबैंड की गई थी। ये काज था इस रिवोल्ट का। और नेचर क्या था? इकोनॉमिक प्रोटेस्ट। नेचर क्या था? नेचर आर्मर्ड फोर्ट ऑक्यूपेशन था। और रिजल्ट निकला ब्रिटिश ने सप्रेस इनको किया। उसके बाद वहाबी मूवमेंट फ्रॉम 1820s टू 1880s। काज क्या था? इस्लामिक रिवाइवलिज्म और एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स इसमें थे, ये काज था। और नेचर क्या था रिवोल्ट का? सीक्रेट नेटवर्क जहाद। रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट निकला ब्रिटिश ने मिलिट्री एक्शन ले लिया और इनको सप्रेस किया। उसके बाद हमने कुका मूवमेंट देखा 1840s टू 1872, सिख नेशनलिज्म। और यहाँ पे हमें स्वदेशी देखने को मिला, दिस वाज द काज। और नेचर क्या देखने को मिला? बाइकॉट, इकोनॉमिक रेजिस्टेंस। और रिजल्ट क्या निकला? ब्रिटिश क्रैकडाउन। तो ये सारे रिवोल्ट्स एक इंटरकनेक्टेड पैटर्न दिखाते हैं। लोकल ग्रीवेंसेस, ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन और हर रिवोल्ट का एक बड़ा नेशनलिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करना, ये सब एक तरह से 1857 रिवोल्ट का ग्राउंड वर्क थे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी आपको कहीं पे भी कोई डाउट रहा हो तो आप पूछ सकते हो, और इनको नोट्स से वैल्यू एडिशन कीजिएगा, फैक्ट्स को ऐड कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स, गुड लक। Fly higher, knowledge का fire never expire. Don't demolish her, don't demolish her. Everybody talk now. Confusion का cloud, mind में है stuck. DD के videos guarantee है good luck. Click करो, watch करो, notes बनाओ. Doubts को goodbye, success को hello बुलाओ. Tick tick boom, demolish the doubt. Tick tick boom, figure it out. Tick tick boom, rise and shine. It's DD time. Doubt demolisher, D knowledge provider, marks maximizer, future optimizer. Double D, doubt demolisher, doubt demolisher. Confusion का cloud mind में है stuck. DD के videos guarantee है good luck. Click करो, watch करो, notes बनाओ. Doubts को goodbye, success को hello बुलाओ. Tick tick boom, demolish the doubt. Tick tick boom, figure it out. Tick tick boom, rise and shine. Tick tick boom, it's DD time. Doubt demolisher, knowledge provider, marks maximizer, future optimizer. Doubt demolisher, doubt demolisher, doubt demolisher.